नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में, जहां आप पाएंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तम सामग्री और फ्री क्लासेस। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति के इस सीरीज़ में अभी तक हम कवर कर चुके हैं अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, शिक्षण की विशेषताएँ, मूल अपेक्षाएँ, शिक्षार्थी की विशेषताएँ, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। अब हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं में मूल और महत्वपूर्ण भिन्नताएं कौन कौन सी हैं। ये लिखा हुआ है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो अब हम पढ़ेंगे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं में मूल भिन्नताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, मैंने लेफ्ट साइड में किशोर शिक्षार्थी लिखा है और वयस्क शिक्षार्थी को राइट साइड में लिखा है। ठीक है, चलिए आइए पहला पढ़ते हैं। पहला है शिक्षा का उद्देश्य। तो देखेंगे कि किशोर शिक्षार्थी में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होता है और वयस्क शिक्षार्थी में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही करके हम इस सेशन को आज कंप्लीट करेंगे। तो लिखा है किशोर शिक्षार्थी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करना और भविष्य के करियर की तैयारी करना। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो जो किशोर शिक्षार्थी यानी कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसकी केवल इतनी ही मांग होती है और इतना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है कि वह केवल परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ले। ठीक है, और जितने भी विषय उसको पढ़ाए जा रहे हैं उन विषयों में वो अच्छे से प्रदर्शन कर ले, अच्छे मार्क्स को पा ले। ठीक है, और इसी की जगह पर जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसका शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों हो सकता है, क्योंकि वयस्क शिक्षार्थी अपने करियर में कौशल का वृद्धि करता रहता है। ठीक है, और कौशल की वृद्धि वो चाहता है। तो उदाहरण में जैसे लिखा है, वो है करियर में उन्नति प्राप्त करना है, और करियर में उन्नति तभी आएगी जब उसकी स्किल्स डेवलप्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनुभव का स्तर। तो पहले हम देखेंगे किशोर शिक्षार्थी के अनुभव का स्तर और फिर उसके बाद देखेंगे वयस्क शिक्षार्थी के अनुभव का स्तर। लिखा हुआ है, इनके पास जीवन और कार्य का सीमित अनुभव होता है। ये नई चीज़ें सीखने के लिए पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर होते हैं, जैसे निर्देशों का पालन। तो ये बहुत ही सीधी सी बात है। स्कूलों में जो बच्चे होते हैं और जो घर में भी, तो वो केवल और केवल दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो उनके खुद के क्या हो, अभिभावक हो। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, और आत्मनिर्भर तो वो अभी हैं ही नहीं, इसलिए वो पूरी तरीके से दूसरों के निर्देशों का पालन करने के लिए ही मजबूर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वयस्क में। इनके पास जीवन और कार्य का समृद्ध अनुभव होता है और अनुभवों के आधार पर शिक्षा से जुड़ते हैं। उदाहरण कक्षा में अनुभव। तो जो एडल्ट होता है, जो वयस्क होता है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, 24-25 साल की उम्र हो गई है उसकी, तो उसे पता है कि अपने जीवन में उसे किस तरीके के अनुभव की आवश्यकता है। ठीक है, एक उदाहरण लिखा हुआ है जैसे कक्षा में अनुभव साझा करना। और वयस्क का जैसा अनुभव होता है वो वैसे ही शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स या फिर अदर जो इकाइयाँ होती हैं, भले ही उनके सिलेबस के अंदर ही क्यों ना हो, जो उनके काम की नहीं होती हैं वो उसे छोड़ते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उनको पता है कि उनके इस क्षण किस प्रकार के ज्ञान से उनके कौशल का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट है हमारा सीखने की शैली। तो लिखा है कि जो किशोर शिक्षार्थी होता है वो संरचित शिक्षण विधियों को पसंद करते हैं, मतलब कि जो पहले से ही स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, और पूरी तरीके से अध्यापक के द्वारा केंद्रित है, मतलब कि अध्यापक ने उसे बना करके रखा हुआ है। वो उसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के वो अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रणाली को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए। तो चलिए वयस्क में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आत्मनिर्देशित और व्यवहारिक शिक्षण को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए समस्या आधारित शिक्षण। जो वयस्क होता है, अब वो केवल टीचर से मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है, केवल उसे दिशा दिखाना होता है, और वो अपने निर्णय स्वयं ही लेता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो आत्मनिर्देशित व्यवहारिक शिक्षण को प्राथमिकता देता है, और इसकी जो शैली है वो भी आत्मनिर्देशित ही होती है। वो स्वयं के द्वारा बनाए गए नियम
और नीतियों का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी, अपने ऊपर निर्भर रहना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकतर शिक्षक और अभिभावकों पर ही निर्भर रहते हैं। तो जो किशोर विद्यार्थी होगा वो मैंने पहले ही बताया कि वो पूरी तरीके से शिक्षक पर या फिर अभिभावकों पर ही निर्भर रहेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे निर्णय लेने में मार्गदर्शन की अपेक्षा, वो हर प्रकार के निर्णय लेने में जितने भी सही और गलत के फैसले होंगे उन सब में वो शिक्षक और अभिभावकों के ऊपर निर्भर होता है, वो उन्हीं से मदद लेता है क्योंकि वो अभी खुद भी अल्प विकसित अवस्था में है। चलिए वयस्क में देखते हैं, लिखा हुआ है ये स्वायत्तता और अपने निर्णय की स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने पाठ्यक्रम का चयन। हालांकि सभी वयस्क को इस तरीके स्वायत्तता प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, घर वालों की अड़चनें हमेशा बनी रहती हैं, पर फिर भी वो चाहते क्या हैं, उनकी अपेक्षा क्या होती है कि वो पूरे तरीके से क्या हों, आत्मनिर्देशित हों, आत्मनिर्भर हों। ठीक है, वो पूरे तरीके से स्वायत्तता और स्वयं पर निर्भर हों, क्योंकि अब वो जिस भी फील्ड में जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर कोई और गाइड करने नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि वो अपने सभी निर्णय स्वयं से ही ले, अपने पाठ्यक्रम का चयन करना, उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है शिक्षण विधियों की अपेक्षाएं। तो कौन कौन से शिक्षण विधियों की अपेक्षाओं में भिन्नताएं हैं किशोर में और वयस्क में, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है ये अधिक इंटरैक्टिव और प्रेरक शिक्षण विधियों को पसंद करते हैं, जैसे ग्रुप एक्टिविटी। तो शिक्षण विधियों का मतलब होता है कि वो किस टीचिंग मेथड से अपने पढ़ाई और ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें ग्रुप एक्टिविटी में पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं उन्हें, ठीक है, और साथ ही साथ जो गेम्स कराए जाते हैं उनके आधार पर जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो बच्चों को काफ़ी पसंद होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर हमारे क्या लिखा हुआ है वयस्क में। वे शिक्षण की गहराई और व्यवहारिकता पर ध्यान देते हैं। चूंकि जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसे अब शिक्षा का महत्व पूरी तरीके से पता चल चुका है, इसलिए वो शिक्षण की गहराई और व्यवहारिकता पर ध्यान देता है कि जो भी शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है उसके एक एक पहलू को वो अच्छे से समझ ले, पढ़ ले, ठीक है, और अपने व्यवहार में उसको उतार ले, क्योंकि उसका व्यवहार ही आगे चल करके उसको व्यावसायिक स्तर पर काम आने वाला है। तो जैसे लिखा हो, जैसे केस स्टडी हो गया, तो जब उन्हें केस स्टडी दी जाएगी तो उनकी आलोचनात्मक समझ काफ़ी विकसित हो जाएगी और वो व्यावसायिक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रेरणा, मोटिवेशन। तो प्रेरणा बाहरी होती है, जैसे प्रशंसा, और उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करना। तो हम सब जानते हैं जो बच्चा होता है उसे थोड़ी सी बड़ाई से ही क्या हो जाता है, वो बहुत ही तरीके से प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा में ही वो बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसका परीक्षा में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गए हैं, तो एक छोटी सी प्रशंसा से ही वो बच्चा क्या हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, और उन्हें प्रशंसित या प्रशंसा करने वाले शिक्षक काफ़ी पसंद होते हैं। ठीक है, जो उन्हें छोटे छोटे पुरस्कार देते रहते हैं समय समय पर, तो वो इस तरीके के मोटिवेशन को ही पसंद करते हैं। लेकिन इसी के जगह पर जो वयस्क होता है उसकी जो प्रेरणा होती है वो आंतरिक होती है। वो चाहता है कि अब उसके इस जीवन के पड़ाव पर उसको जो भी मोटिवेशन मिले शिक्षक के द्वारा, वो आंतरिक अनुभूति का अनुभव कर सके। ठीक है, उसको आत्मसंतुष्टि मिल सके ताकि वो ज्ञान का अर्जन कर सके और वो आत्मा और चेतन मन के स्तर पर अपने आप को सुधार सके। एक उदाहरण लिखा है, जैसे करियर में उन्नति के लिए सीखना। तो इसी तरीके की प्रेरणा को चाहेगा। ठीक है, बाहरी प्रेरणा से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है और ये वही बालक है जो छोटे में बाहरी प्रशंसा से क्या होता था, खुश होता था, लेकिन आज उसको आंतरिक प्रशंसा और आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है समय प्रबंधन।
तो जो छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए पूरे दिन में केवल एक ही काम होता है, पढ़ाई करना। चाहे वो स्कूल जाए, कोचिंग जाए, उसे हर जगह पर होमवर्क दिया जाएगा, और स्कूल में रहता है तो क्लास वर्क कराया जाएगा। जब घर जाएगा तो उसे होमवर्क जा कर के घर में करना होता है, दूसरे दिन वही होमवर्क चेक कराना होता है। उसके पास केवल और केवल समय में इतना ही शामिल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के लिए पर्याप्त समय बच्चों के पास होता है, लेकिन जो हमारे वयस्क शिक्षार्थी हैं उनके पास समय की सीमा होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे ये अपने कार्य, परिवार और शिक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका परिवार उन पर ही आश्रित हो जाता है, ठीक है। और जो भी कार्य वो करेगा उसका सीधा प्रभाव उनके परिवार पर पड़ता रहता है, ठीक है। तो अब वो जिस भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहा है ना, तो उस पर आधारित ही है। उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य रह जाता है, पैसा कमाना, ताकि वो अपने परिवार को, शिक्षा को और अपने कार्य को संतुलित कर सके। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है ऑनलाइन कक्षाएं या लचीले पाठ्यक्रमों की अपेक्षा। तो लचीले पाठ्यक्रम का मतलब होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को समय समय पर परिवर्तित करते रहना, क्योंकि जो वयस्क शिक्षार्थी है उसके जीवन में अब समय एक जैसा नहीं रहेगा। तो उतार चढ़ाव के इस सफ़र में उस पर काफ़ी बोझ होता है, इसलिए वो किसी एक पाठ्यक्रम को लेकर के नहीं चल सकता है, ठीक है। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे चेंज करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सामाजिक स्वीकृति। तो अपने साथी और समूह में स्वीकृति चाहते हैं, जैसे दोस्तों के साथ कक्षाओं में स्वीकार्यता। तो जो बच्चे होते हैं उनको केवल सामाजिक स्वीकृति के नाम पर इतना ही पता होता है कि उनके दोस्तों के बीच में उनका अच्छा सम्मान हो, ठीक है, उनको पूछा जाए और समूहों में स्वीकृति मिले। समूह मतलब जो उनका दोस्तों का ग्रुप है वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा सम्मान मिले। तो आइए हम इसी जगह पर वयस्क का पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ ये सामाजिक स्वीकृति की तुलना में व्यक्तिगत विकास और प्रगति पर अधिक ध्यान देते हैं। तो वही बच्चा जो बचपन में केवल और केवल साथियों और समूहों की भी स्वीकृति चाहता था, अब उसकी स्वीकृति का आधार बदल गया है। वो क्या चाहता है कि अब उसको सामाजिक स्वीकृति के आधार पर व्यक्तिगत विकास या फिर प्रगति पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि जो दोस्त हैं और जो उनका कक्षा का ग्रुप है वो सब उसके व्यावसायिक जीवन में उतने काम नहीं आने वाले हैं जितना उसका खुद का कौशल उसको काम आएगा। और यदि वो बच्चा अपने जीवन में कुछ कर लेगा तो उसके वो सारे दोस्त अपने आप ही वापस आ जाएंगे। तो वो केवल क्या चाहता है, अपनी क्षमताओं में सुधार करना, ठीक है। और ये बहुत ही जल्द बच्चों को पता हो जाना चाहिए कि जितना फोकस वो अपनी पढ़ाई पर करेंगे उतना ही जल्दी वो सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है शिक्षण सामग्री की अपेक्षाएं। तो जो बच्चे होते हैं वो एनिमेशन के द्वारा पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वीडियो क्लासेस, ऑडियो क्लासेस और चार्ट, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर पढ़ाई करना वो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा उचित समझते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। मैंने इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखे हुए हैं, केवल मैंने उदाहरण लिख दिए हैं, आप समझ जाएंगे। और वयस्क जो होता है वो रिसर्च पेपर और केस स्टडी। तो जैसे आप सब हैं, अभी आप सब JRF की जैसे ही परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो आप खुद भी इस एक केस स्टडी के ऊपर काम करेंगे और आपका जो रिसर्च होगा वो फिर बाद में पब्लिश होगा। तो आप भी अब इसी तरीके के मटेरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो समाज के हित में काम करे या समाज के किसी ऐसी पहलू पर अध्ययन किया जाएगा जो विस्तृत होगा, ठीक है, और जो फील्ड पर जा कर के उस पर काम किया जाएगा, जिसमें आपको धूल, मिट्टी, बदलते मौसम, हवा, पानी सबका सामना करना पड़ेगा। तो इन सब को आप शिक्षण प्रणाली का हिस्सा बनाना होगा अपने, ठीक है। तो लास्ट लिखा हुआ है भावनात्मक अपेक्षाएं। अब भावनात्मक अपेक्षाएं में उदाहरण के लिए लिखा जैसे असफलता पर प्रोत्साहन। अब जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है और बचपन में उसे सही और गलत का पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने निर्णय में ही खुद असफल हो जाते हैं, छोटे छोटे निर्णयों में। तो वो क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। और जो शिक्षक होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो भली भांति अपने कर्तव्य को समझते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इधर लिखा हुआ है लास्ट में हमारे वयस्क में किसी कठिनाई से निपटने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इस समय पर टीचर्स और अभिभावक उनकी मदद करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे क्रांतिकारी हो गए,
ठीक है, कोई समाजशास्त्री हो गया या फिर कोई समाज सुधारक हो गया, वो इनके मार्गदर्शन को अपनाना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि वो लोग व्यवहारिक तौर पर उस चीज़ से खुद लड़ करके अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाए हैं। तो जो वयस्क विद्यार्थी होता है वो भी अपने आप को एक क्रांतिकारी के तौर पर समझता है। ठीक है, तो अंत में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझकर शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूलित करना चाहिए। ठीक है, तो जो किशोर शिक्षार्थी है और जो वयस्क शिक्षार्थी है, इन दोनों के बीच में जो भिन्नताएं हैं उनको समझ करके उस शिक्षक को अपने शिक्षण प्रक्रिया में उन शिक्षार्थियों के अनुकूलन के आधार पर ही शिक्षण को हस्तांतरित करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।